नमस्कार दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को वृद्धि और विकास पे चर्चा करूंगी। देखिए, व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वृद्धि और विकास को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता है और न ही अपनी शिक्षण व्यवस्था को वह व्यवस्थित कर सकता है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न अलग अलग पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। अब देखिए, कंटेंट्स क्या है कि वृद्धि और विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, इस शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और विकास की प्रकृति क्या है कि विकास की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, नीचे दिया गया है। वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मानव विकास की अवस्थाएं, विकास के आयाम या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। साइमंड के अनुसार परिवार के 3 मुख्य कार्य होते हैं। उसके बाद देखिए, आगे चलते हैं कि वृद्धि का अर्थ सामान्य तौर पर मानव शरीर के अलग अलग अंगों के विकास और अंगों की कार्य करने की क्षमता माना जाता है। अंगों के इस विकास के परिणाम कार्य करने की क्षमता माना जाता है। अंगों के इस विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार भी किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार वृद्धि का अर्थ है क्या? शरीर की वृद्धि। वृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ है शरीर की वृद्धि। किसकी वृद्धि? शरीर की वृद्धि। शरीर की वृद्धि, यही है वृद्धि का अर्थ, कि जब शरीर में बदलाव हो तो समझ लीजिए ये क्या है? वृद्धि है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए, हर्बर्ट सोरेनसन ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया है। हर्बर्ट सोरेनसन कहते हैं कि वृद्धि का अर्थ क्या है? बड़ा भारी होना। उसके बाद देखिए, एच वी मेरेडिथ ने वृद्धि व विकास के 5 प्रमाण बताए हैं। पहला क्या बताया है? आकार, दूसरा संख्या नंबर, तीसरा प्रकार काइंड, चौथा स्थित पोजीशन, पांचवा सापेक्षिक आकार रिलेटिव साइज। उसके बाद देखिए, अब फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। कहाँ पे बदलाव होता है? शरीर में के विशेष पक्ष में जो परिवर्तन और बदलाव होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। कहने का मतलब वृद्धि का ये है कि शरीर के विशेष पक्ष में जो परिवर्तन और बदलाव हो वही वृद्धि है। अब देखिए आगे कि वृद्धि की प्रकृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अब पहला क्या है? वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। क्या होता है? बड़ा होता है और भारी होता है। वृद्धि को मात्रात्मक माना जा सकता है, इसको हम माप तौल सकते हैं। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, जनरल सिस्टम होता है, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग वृद्धि निरंतर नहीं होती है। ध्यान दीजिए, वृद्धि जो है लगातार नहीं होती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं होती रहती है। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है, कि मानसिक वृद्धि की अपेक्षा जो है शारीरिक वृद्धि क्या होता है? देखने में सरल होता है। उसके बाद वृद्धि हेरिडिटी, वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित होता है। उसके बाद स्त्रियों में वृद्धि पुरुषों की अपेक्षा कम गति से होती है। स्त्रियों में वृद्धि पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है? कम गति से होती है। इसके बाद देखिए,
शिशुकाल में वृद्धि तीव्र से और बाद में धीमी होती है। शिशुकाल जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी वृद्धि क्या होती है, तेज गति से होती है और बाद में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। उसके बाद शारीरिक व मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है। शारीरिक वृद्धि का और मानसिक वृद्धि का आपस में बहुत गहरा संबंध है। उसके बाद देखिए विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ, विकास क्या है, डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर अग्रसर करता है। अर्थात विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। विकास क्या है कि परिपक्वता की एक प्रक्रिया है कि जब बच्चा परिपक्व होगा तभी आप उसको सिखा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो 2 साल बच्चे को अगर आप साइकिल सिखाने लगे, परिपक्व नहीं है तो सीख पाएगा, कभी नहीं। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है कि इसमें विकास होने पे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे कार्य कुशलता और व्यवहार में क्या होती है, प्रगति होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है वृद्धि की अपेक्षा विकास की संकल्पना क्या होता है, व्यापक होता है। अब कहिए कि वृद्धि की अपेक्षा जो है विकास क्या होता है, इसकी परिकल्पना व्यापक है, विस्तृत है, यानी बड़ा है। यानी विकास के अर्थ में वृद्धि शामिल हो जाती है। कहने का मतलब अगर विकास लिया जाए तो विकास में वृद्धि समाहित है ना। अगर वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों की ओर इशारा करती है, जो वृद्धि है उसको हम माप तोल सकते हैं ना, मात्रात्मक परिवर्तनों की ओर इशारा करती है, तो विकास क्या करती है, गुणात्मक परिवर्तनों की ओर इशारा करती है। किसके इशारा करती है, गुणात्मक परिवर्तन की ओर। सामान्यतः वृद्धि व विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। अब देखिए आगे चलते हैं, विकास की प्रकृति। विकास की प्रकृति क्या है। विकास की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का अर्थ जो है वृद्धि की अपेक्षा, वृद्धि मतलब क्या, जो शारीरिक परिवर्तन होता है की अपेक्षा, विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा, वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक है। कहने का मतलब विकास बड़ा है, विस्तृत है, वो उसमें वृद्धि समा सकता है, लेकिन जो है वृद्धि क्या है, छोटा है, सीमित है, संकुचित है। अब देखिए तीसरा, विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है कि जो वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन के होते हैं और मात्रात्मक है, लेकिन विकास में जो परिवर्तन होता है वो गुणों में परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। अब देखिए चौथा है, वृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं जो हैं, जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग नहीं समय में चलती हैं, ये साथ साथ चलती हैं। अब देखिए विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हो जाते हैं। विकास में जितने परिवर्तन होते हैं सब सम्मिलित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आगे, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जैसा कि ऐसे भी आप बता सकती हैं कि वृद्धि जो शारीरिक विशेष पक्षों में शारीरिक परिवर्तन हो उसे हम वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि क्या है, संकुचित है, सीमित है, इसका जो है का लिमिटेशन है। लेकिन विकास क्या है, व्यापक है, विस्तृत है, ये इसमें जो है वृद्धि समाहित है। और जो है विकास डेवलपमेंट, और वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है और लेकिन जो है विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। बस यही चीज़ नीचे भी दिया गया है, देखिए ध्यान से पढ़िए कि प्राय यह देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में कई आधार पर डिफरेंस है, अंतर है, जो नीचे समझाया गया है। अर्थ के आधार पर, डिफरेंस के आधार पर वृद्धि का अर्थ क्या है, शारीरिक परिवर्तन। मैं ऑलरेडी पहले ही बता दी। इन परिवर्तनों के कारण क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। जब लेकिन विकास का अर्थ क्या है, गुणात्मक परिवर्तनों से किया जाता है। विकास का अर्थ ये ऑलरेडी मैं पहले ही बता दी, किस परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से। अब देखिए विकास क्या है, व्यापक है,
पहले ही बताई। और वृद्धि क्या है, संकुचित है शब्द है। न ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स, वृद्धि को विकास से संकुचित माना जाता है, अर्थात वृद्धि छोटा है, संकुचित है, विकास व्यापक है, विस्तृत है, क्योंकि वृद्धि की अवधारणा विकास की अवधारणा का ही एक भाग है। जो वृद्धि है वो विकास का क्या है, एक भाग है। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब तीसरा देखिए, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक क्या होता है, क्वालिटी एंड क्वालिटेटिव। वृद्धि का तात्पर्य मात्रात्मक, मात्रात्मक अर्थात परिमाणात्मक, इसको हम परिमाण परिवर्तनों से, जबकि विकास का संबंध किससे है, गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। वृद्धि और विकास की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि लगातार नहीं चलती है। वृद्धि जो है ऐसा नहीं है कि आप जब से पैदा हुए और जब से आपका अंत नहीं हो तब तक चले, ऐसा नहीं है। इसका जो है सीमित समय है, जबकि बल्कि शिशुकाल में तीव्र गति से होती है, ये बचपन में जो है तेज़ी से होती है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन विकास की प्रक्रिया जो होती है ये लगातार निरंतर चलती रहती है, वह रुकती नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसको हम गर्भ से लेकर के मृत्यु तक कह सकते हैं विकास। अब चलिए चलते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की अवस्थाएं, मानव विकास सतत प्रक्रिया होती है। मानव विकास क्या है, सतत प्रक्रिया होती है जो कभी नहीं रुकती है, यह कभी रुकती नहीं है। भारतीय विचारकों के द्वारा मानव विकास को 7 कालों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है। देखिए, पहला है गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक। शैशवावस्था जो कि जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो है वो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। युवावस्था जो कि 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था जो कि 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था जो कि 55 वर्ष से जब तक मृत्यु ना हो। अब चलिए आगे देखते हैं कि मानव विकास की अवस्थाओं को लेकर, मानव मनुष्य विकास की अवस्थाओं को लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद है ना। सबके विचार अलग अलग हैं विद्वान के, परंतु अधिकतर विद्वान मानव विकास की निम्न 4 अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं। देखिए, यही 4 अवस्थाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है शैशवावस्था जो कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था है। जन्म से कितने वर्ष तक की है, 6 वर्ष। और बाल्यावस्था जो है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था जो है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और किशोरावस्था, वयस्कावस्था जो है 18 वर्ष से मृत्यु तक। अब चलिए चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में प्रथम 3 अवस्थाओं का ही, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रथम 3 अवस्थाओं का ही महत्व है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन 3 अवस्थाओं के विकास का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए क्या है इसमें, एक है शैशवावस्था, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था। जब से बच्चा पैदा होता है तब तक 6 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। इस अवस्था के अंतर्गत लगभग 2.5 वर्ष की अवस्था में तीव्र गति, मतलब तेजी से गति विकास होता है। इस अवस्था में दोहराने की व अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखते हैं छोटे बच्चे, अगर मम्मी रोटी बना रही है तो बच्चा भी अनुकरण करके उसको बनाने लगता है। यह अवस्था भाषा को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। भाषा जो है बच्चा सहज ही सीख लेता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक सीख लेता है। और इस अवस्था में बच्चा देखकर सीखने लगता है, अर्थात इस अवस्था में सामाजिकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। सोशलाइजेशन इसी अवस्था में होता है। यह कहा जाता है कि शैशवावस्था की आस्था शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यही वह अवस्था होती है जिससे अध्यापक, माता पिता, समाज के व्यक्तियों का प्रभाव बच्चे पर अत्यधिक पड़ता है और बच्चा अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। अनुकरण विधि बच्चों को अधिगम कराने की क्या है, सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि है अनुकरण। उसके बाद देखिए दूसरा है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है कि यह अवस्था वह चरण है, वह स्टेज है जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक,
इस अवस्था को 2 चरणों में बांट सकते हैं। 6 से 9 वर्ष तक बालकों में तर्क शक्ति व चिंतन की क्षमता बढ़ती है। क्या होती? 6 से 9 वर्ष तक बालकों में तर्क शक्ति व चिंतन की क्षमता बढ़ती है। जहाँ शैशवावस्था में बालक तीव्र गति से सीखता है, वहीं बाल्यावस्था में यह धीमी गति हो जाती है। बाल्यावस्था में क्या हो जाती है? धीमी गति हो जाती है। इसका एक कारण मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि बच्चे के सीखने का क्षेत्र बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस अवस्था में अध्यापकों को बालकों का सिखाने के लिए शिक्षण जो टीचिंग सिस्टम है का प्रयोग करना चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चों को सिखाने के लिए टीचिंग मेथड जो है, टीचिंग पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, टीचिंग सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। अब चलिए चलते हैं किशोरावस्था। व्हाट इज एडोलसेंस? अब देखिए क्या है इसमें कि किशोरावस्था यह अवस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18 वर्ष तक चलती है, किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है और उनकी लंबाई में, भार में तेजी से वृद्धि होती है, उसका शारीरिक परिवर्तन भी होता है। लेकिन लड़कियों में लंबाई, भार व मांसपेशियों में लड़की की अपेक्षा तेजी से वृद्धि होती है। यही वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन अंग विकसित होते हैं और लड़कों व लड़कियों में अर्थात एक दूसरे विरोधी लिंगों की ओर आकर्षण बढ़ता है। यह अवस्था जीवन में तूफान की अवस्था कही जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर कंपटीशन में पूछा जाता है और जिस सिलेबस में ये रहता है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखिए, यह अवस्था जीवन में तूफान की अवस्था कही जाती है क्योंकि कई सर्वेक्षण बताते हैं कि इस अवस्था में यौन समस्या व नशा अपराध की ओर उन्मुख होना मतलब ले जाने की प्रवृत्ति लड़कों लड़कियों में पाई जाती है। इसलिए इस अवस्था को जीवन में तूफान की अवस्था होती है। अब देखिए आगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कारक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। जैसा कि हम जान चुके हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के कई आयाम होते हैं और उन्हें प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब देखिए, विकास के आयाम या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास को वैसे तो कई रूपों में बांटा जा सकता है, लेकिन बाल विकास के आधार पर विकास को निम्न रूपों में विभाजित किया जाता है। अब आगे देखिए, शारीरिक विकास। देखिए, पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा है मानसिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा है सामाजिक विकास डेवलपमेंट और चौथा है संवेगात्मक विकास डेवलपमेंट। पांचवा है भाषाई विकास डेवलपमेंट। छठवां है मनोगतिशील विकास डेवलपमेंट। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे उपरोक्त विकास के आयामों में से पहले 4 रूपों की शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, अतः इन 4 रूपों का अध्ययन ही विशेषतः करेंगे। अब देखिए, पहला है शारीरिक विकास व प्रभावित करने वाले कारक, फिजिकल डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस फैक्टर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शारीरिक विकास का व्यक्ति के मानसिक विकास से गहरा संबंध होता है, इसीलिए हमें शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को जानना भी जरूरी है। प्रथम, वातावरण। बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से बढ़ता है, जबकि गंदी जगह, छोटे बंद मकानों में रहने वाले, पोषक भोजन न खाने वाले, तो छोटे छोटे मकान में रहते हैं, पौष्टिक भोजन ग्रहण नहीं करते, उसका जो है बच्चों के जो है विकास पर प्रभाव पड़ता है। खाने वाले बालकों का शारीरिक विकास मतलब शरीर से भी विकास मंद गति से होता है। और द्वितीय, जिन बालकों को स्नेह व प्रेम मिलता है उनका शारीरिक विकास तीव्र होता है, वे सुखी रहते हैं। वहीं जिन बालकों के स्नेह व प्रेम में नहीं मिलता है, वो दुखी होने के कारण उनका शारीरिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। तृतीय, खेल एवं व्यापक। उसके बाद देखिए,
चतुर्थ में भोजन, सुरक्षा, वंशानुक्रम आदि के कारण भी बालकों का शारीरिक विकास रुक जाता है। अब देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इन्फ्लुएंस फैक्टर्स। शिक्षा मनोविज्ञान में जितना महत्व शारीरिक विकास का है उतना ही मानसिक विकास का भी होता है। मानसिक विकास से तात्पर्य बालक को उन योग्यताओं से होता है जिनके आधार पर वे अपने सामने आने वाली समस्याओं का सुलझता है, सामाजिक वातावरण से समायोजन करता है। बालक का जैसे जैसे मानसिक विकास होता है वैसे ही वैसे वह अपनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर समस्याओं का समाधान करता है, विचार करना, निर्णय लेना इत्यादि कार्य करता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अतः यह उचित है कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अनुभव से वह बालकों का मानसिक विकास नहीं कर पाएंगे। शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों की कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, किस समस्या का समाधान बच्चे को कैसे करना चाहिए। किसको ज्ञान होना चाहिए? शिक्षक को। कई सारी रिसर्च से जानकारी मिली है कि यदि जन्म के बाद पहले वर्ष तक शिशुओं को कम भोजन या पोषक दिया जाए तो इसका प्रभाव बाद में मस्तिष्क में होने वाले विकास पर अवश्य पड़ता है। यह भी पता चलता है कि भ्रूणावस्था में मस्तिष्क की वृद्धि सबसे तेजी होती है, तो यदि उन्हें असंतुलित और अल्पाहार दिया जाता है तो उनका मानसिक विकास रुक जाता है और उनके मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। साथ ही यह भी पता चलता है कि बालक माता पिता के साथ अंतः क्रिया करता है तो उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है। बालक वंशानुक्रम के आधार पर मानसिक योग्यता अर्जित करता है। कई अध्ययनों से जानकारी मिलती है कि जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि, अभिप्रेरक, अचीवमेंट मोटिव का संबंध माता पिता की आकांक्षाओं से होता है। विद्यालय भी बच्चे के मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि बालकों का मानसिक विकास मुख्य रूप से विद्यालय में ही होता है। इसके साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा भी बच्चे के मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। जिन परिवारों की सामाजिक दशा उत्तम होती है उन परिवारों के बालक का मानसिक विकास भी उत्तम, और जिन बालकों का सामाजिक दशा जो होती निम्न होती है, वो उपयोगी साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ बालकों का मानसिक विकास भी क्या होता है? रुक जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास में क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट। जैसा कि हम जरूर जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जन्म से लेकर मृत्यु तक होने तक उसका सामाजिक विकास होता रहता है। बालक में सामाजिक गुण के विकास की प्रक्रिया को सामाजिकरण भी कहा जाता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य बालक स्वयं के साथ और दूसरों के साथ समायोजन करने की क्षमता होती है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारण कई होते हैं, जैसे प्रथम परिवार अर्थात गर्भ से बाहर आता है, बालक परिवार का सदस्य बन जाता है। परिवार का आकार, माता पिता का आपसी संबंध, उनका दृष्टिकोण, परिवार का आर्थिक स्तर आदि परिवार से संबंधित परिवार के ही कई पक्ष होते हैं। अब देखिए आगे, साइमंड के अनुसार परिवार के 3 मुख्य कार्य होते हैं कि परिवार बालक के सामाजिक विकास का प्रथम मुख्य साधन है। परिवार संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का साधन होता है। परिवार व्यक्तित्व के प्रदर्शन का साधन है। अब देखिए द्वितीय आता है कौन? स्कूल भी बालक के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। एक जिम्मेदार व्यक्ति का निर्माण करने में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में निरंकुश वातावरण या ऑटोक्रेटिक एनवायरनमेंट सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। वहीं दूसरी ओर जनतंत्री माहौल, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट सामाजिक विकास में सहयोग करता है। अब देखिए तृतीय समुदाय का प्रभाव भी सामाजिक विकास पर पड़ता है। पंचम, खेल व भिन्न मित्रों का प्रभाव भी सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा माहौल बालक को मिलेगा वैसा सामाजिक विकास बालक का होता है। षष्ठम, बौद्धिक विकास के साथ सामाजिक विकास का गहरा संबंध होता है। बौद्धिक विकास ही वह प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को समाज के साथ समायोजित करता है। इस प्रकार यह सामाजिक विकास का आवश्यक तत्व है। अतः यह कहा जा सकता है कि जो बालक बौद्धिक रूप से विकसित होता है उसका सामाजिक विकास भी ठीक होता है। अब देखिए चौथा है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए संवेग का
कुछ व्यक्ति भाव भी कहते हैं। संवेग को कुछ व्यक्ति भाव कहते हैं। संवेग से व्यक्ति के व्यवहार को जांचा जाता है। डर, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि क्या है, संवेग के रूप में होते हैं। अगर व्यक्ति का संवेगात्मक विकास न हो तो उनका सामाजिक विकास भी अधूरा रह जाता है। वह इसलिए यदि व्यक्ति दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी और सुखी व्यक्ति को देखकर खुश नहीं होता तो समझे उसका संवेगात्मक सामाजिक विकास क्या है, अधूरा है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन अग्र इस प्रकार किया जा सकता है। अब देखिए, थकान कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण, अगर थकान है, बच्चा फेटिक हुआ है, थका है, तो व्यक्ति थका हुआ होता है, वह अक्सर चिड़चिड़ाने लगता है, इसलिए गलत निर्णय लेता है और उसका संवेगात्मक विकास रुक जाता है। परिणाम स्वरूप बालक में अवांछनीय संवेगात्मक विकास की पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए दूसरा, विद्यालय वातावरण, एनवायरनमेंट, स्कूल। विद्यालय में बालक का संवेगात्मक विकास। जब बालक पहली बार विद्यालय जाता है तो वहाँ की परिस्थितियों से अनजान होते हैं। वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। वह वहाँ से भागने का भी प्रयास करता है। इस अवस्था में अध्यापकों की सहयोगी क्रियाएं बालक के संवेगात्मक विकास को दिशा प्रदान करती है। उसके बाद देखिए, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। हम सभी को पता होना चाहिए कि बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास में गहरा संबंध होता है। ये शारीरिक गलतियों कई प्रकार की संवेगात्मक कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। कुछ बालक बीमारी या अस्वस्थ के कारण संवेगात्मक विकास से दूर हो जाते हैं और उनका संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है। अब देखिए, आयु है, आयु का प्रभाव भी बालक के संवेगात्मक विकास पर पड़ता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है तो उसमें संवेगात्मक परिपक्वता भी आने लगती है। अब देखिए, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, जो शोध द्वारा पता चला है कि विकास और वृद्धि बुद्धि से सहसंबंध होता है। संवेगात्मक कष्ट और कुंठाएं, फ्रस्ट्रेशन बौद्धिक दक्षता में रुकावट डालती हैं। इन कारणों से बालकों को किसी कार्य में रुचि नहीं रहती है। वह सभी कार्यों बालक अपनी तर्क शक्ति और सोचने की शक्ति द्वारा परिस्थितियों का नियंत्रण कर लेता है। उसके बाद छठवां है अभिभावकों का दृष्टिकोण, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की अपेक्षा करना, ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहना, बालकों के लिए चिंताग्रस्त रहना, बालकों के सामने बीमारियों के विषय में बातें करना, बालकों के सामने घर पर झगड़ा करना, ये सब दृष्टिकोण होते हैं जो बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, व्यवहारिक समस्याएं, बिहेवियर प्रॉब्लम। कई परिस्थितियों से किशोर अपनी इच्छा से मनपसंद व्यवसाय ग्रहण नहीं कर पाते, जो तो दुखी रहते हैं। इसी प्रकार कई बालक और उनके माता पिता के कार्यों से टकराव देखने को मिलता है। ये सभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो संवेग पैदा करती हैं। और अन्य कारक है। इन उपरोक्त संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के अलावा अन्य कई कारक और भी होते हैं, जैसे बालक की समाज स्थिति, कार्य की अधिकता, कार्य में बाधाएं, गरीबी, बालक का आकांक्षा स्तर, यदि ये सभी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए, अब यहीं तक समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।